नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास, मैं हूं रचना सेवक और हमारा ये खास प्रोग्राम आप देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों की। और खास चर्चा के लिए हर हफ्ते हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरविन खन्ना जी। सर आज भी हमारे साथ। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के साथ। सर हाल ही में सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनकी ये नियुक्ति आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिहाज से भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल होता है, उसका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। बिल्कुल। एक ही लक्ष्य है राजनीतिक दल का, सत्ता प्राप्ति के लिए। तो सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य को सामने रखते हुए उन्होंने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष बनाया। और ये समय परिस्थितियों के अनुसार मैं समझता हूँ उनका ठीक निर्णय है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2020 और 21 में किसान आंदोलन चला था, जो 3 कृषि आंदोलन कानूनों के विरोध में। तो उस समय पंजाब एक तो किसान आंदोलन चला, उसके चलते चलते इस बीच में अकाली दल बादल सुखबीर बादल ने गठबंधन तोड़ दिया कृषि कानूनों के विरोध में, जबकि बनाते समय इकट्ठे थे, कैबिनेट में थे, उनकी हिस्सेदारी, बस बाद में वो गठबंधन। अब उस स्थिति में ये उस समय अगर आप जाएं 21-22 में पंजाब में ये स्थिति 20-21-22 3 साल में कि भाजपा के जो पंजाब के विधायक एक्स थे या प्रेजेंट थे, उनके घरों के बाहर धरने शुरू हो गए थे। और पंजाब की छवि ऐसी बन गई कि पंजाब में भाजपा की छवि ऐसी बन गई कि ये पंजाब विरोधी, सिख विरोधी, किसान विरोधी, और यहाँ तक स्थिति पहुँच गई कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया गया। इतनी नफरत, इतनी, और अबोर एमएलए थे, उनके साथ इतना हुआ। अश्विनी शर्मा उस समय के प्रधान थे, उनके घर भी ऐसे धरने जो उन्होंने संभाली स्थिति। पंजाब में भाजपा उस समय एक अछूत की तरह बन गई। राजनीतिक अछूत नहीं होते, बिल्कुल, वो लगे भी ये पंजाब के विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं। उस कारण भाजपा को लगा कि ये हमें एक बुनियादी बदलाव लाना है। तो उन्होंने 23 में सुनील जाखड़ जो कांग्रेस से आए थे, उनको प्रधानगी दे दी। 24 के जो लोकसभा चुनाव आए उसमें उनको एक सीट नहीं मिली भाजपा को। वोट प्रतिशत तो बढ़ा लेकिन सीट नहीं मिली। उसको आधार मानते हुए सुनील जाखड़ अपना त्याग पत्र दे कि मेरी जिम्मेवारी कर, मेरे नेतृत्व में भाजपा को सीट नहीं मिली तो मैंने अपने साथ। लेकिन भाजपा ने उनका जो त्याग पत्र माना नहीं, वो आज तक इसी तरह रहा। तो उन्होंने अपना पूरा 3 साल का टेन्योर जो 26 तक पूरा होना था, जुलाई में किया। तो अब उसके बाद देखिए, ये उस पीरियड में, उससे पहले हिंदू अश्विनी शर्मा ये सारे जाट से अब जट तक आए। केवल सिंह ढिल्लों के 4 दशक की अपनी पंजाब की राजनीति में दौर है उनका, 4 दशक का पूरा एक्सपीरियंस है उनको, परिपक्व है। उनकी अपनी छवि साफ सुथरी है, धनाढ़ हैं, और नम्र स्वभाव के भी मैं कह सकता हूँ कि वो हैं, और सबको साथ चलने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मालवा से आते हैं, बरनाला से उनका है। तो मालवा क्षेत्र में जो पंजाब की 117 सीटें हैं, 69 तो मालवा से है, और उस क्षेत्र 69 में जट सिख डोमिनेट करता है। तो उस हिसाब से भाजपा ने बड़ी सोच समझ के अपनी जो सारी थी कि अकाली दल से गठबंधन अगर नहीं करना या होना है, देखिए बीच में गठबंधन की बात बनी, शुरू भी थी 24 के बीच में, पर नहीं हुई। तो उस कारण उनको फिर लगा भी अब अपने पाँव पे खड़े होना है। तो धीरे धीरे करते हुए वो पंजाब की कोई राजनीति के केंद्र बिंदु जट सिख रहे हैं, जो 20 से 25% के बीच में कहते हैं। मेरे अंदाज से 20% है, कोई 25 का दावा करता है, 20 और 25 के बीच अब लगा लें। तो ये डोमिनेट करते हैं। तो उस हिसाब से अब भाजपा ने भी अपना प्रधान जट सिख बनाकर ये संदेश दिया था कि हम पंजाब की राजनीति में आने वाले हैं और इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। और इस एक निर्णय से
भाजपा का अपना चेहरा भी बदल गया, क्योंकि भाजपा जो एक व्यापारी पार्टी के नाते गिनी जाती थी, या एक हिंदुओं की पार्टी गिनी जाती थी, या एक शहरियों की पार्टी गिनी जाती थी, अब वो खत्म हो गया। बिल्कुल सर। केवल हिंदू मालवा क्षेत्र से आते हैं, और व्यापारी तो ये भी है, किसान भूमि मतलब पृष्ठभूमि है। तो उस हिसाब से भाजपा ने एक अपनी नई पारी का एक श्री गणेश में समझता हूँ कि उन्होंने कर दिया। अब भाजपा पंजाब में भी उसी तरह, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जो अकाली दल है, तो उनका प्रधान भी जट सिंह का। तो ये चारों आपस में जैसे चले, आगे समय बताएगा इनको कैसे चलते। पर सर इसके साथ साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है कि पंजाब भाजपा अध्यक्ष बनने के लिए केवल सिंह ढिल्लों सही विकल्प नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये बात क्यों कही है, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया है, पर इसके साथ साथ एक और भी प्रश्न जुड़ गया है कि जो भाजपा के पुराने कैडर की स्थिति इनको लेकर क्या रहेगी, क्योंकि हमेशा केवल सिंह ढिल्लों पर बाहरी होने का आरोप लगाया जाता है। देखिए, ये दोनों चीजें एक समझे। एक मुझे याद आ रहा है कि थ्री इडियट फिल्म आई थी, आपको याद होगा। 3 दोस्त थे उनमें। तो जब रिजल्ट निकलता है, तो देखते हैं अपने रोल नंबर, तो एक का नहीं मिलता, तो वो देखते हैं कि वो तो टॉप पे आ गया। तो तब वो उसका एक्सप्रेशन जो होता है एक का, वो कहता है दोस्त फेल हो जाए तो दुख लगता है, कि दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख लगता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति वो है, क्योंकि उनके दोस्त थे, अब वो उनसे आगे निकल गए। जिस भाजपा में वो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भाजपा में ही है, तो भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और ये इनके दोस्त है आपस में, ये आज के नहीं है, पिछले 20-30 साल के इनके पारिवारिक संबंध है जो। तो वो उस हिसाब से मैं उनको इस दिशा एक बात। दूसरी बात यह है, जो उनकी बात में थोड़ा सा मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उनको पूछा नहीं गया, ये बात तो स्पष्ट है, उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे को पूछा ही नहीं। मेरे को अब उनका कद इतना बड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब की राजनीति में, बिल्कुल, हाँ। उनको लगता है कि मेरे से पूछा जाना चाहिए। एक जैसे वो उसी तरह होता है, जैसे एक घर का बुजुर्ग होता है, तो उसको होता है कि मेरे बच्चे मेरे से पूछ के बात करें। क्योंकि बच्चे जब आगे निकल जाते हैं, अब केवल सिंह तो साथी थे, उस आपके जूनियर थे उनसे, पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनोस्थिति ये है कि भाजपा हाईकमांड मेरे से पंजाब के प्रति, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा नेता, वरिष्ठ नेता है, वो 2 तरफ मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, उनकी एक पहचान भी है, और राजघराने से भी है। तो सूझवान सब उस दृष्टि से उनकी भाजपा नेतृत्व से ये एक आशा उपेक्षा जो मतलब है कि पूछा वो नहीं हुए, तो उनके एक हताशा पे बाहर आती है, वो गुस्सा भी बाहर आता है। तो वो गुस्सा केवल सिंह ढिल्लों पे एक मुद्दा बन गया, उन्होंने अपनी सारी बात कह दी। अब जो बाहरी की बात है, बाहर से आए, अब बाहर से तो केवल सुनील जाखड़ भी थे, जो आपके रवनीत बिट्टू भी जो सांसद भी मिनिस्टर, वो भी बाहर से हैं। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संधू है, वो राज्यसभा सदस्य, वो भी बाहर से हैं। पहले जो अगर जाएं तो मनप्रीत बादल, ये 12 और भी, क्योंकि ये बाहर का अगर देखें तो बिहार, बंगाल, असम, तीनों जो मुख्यमंत्री इस समय भाजपा के हैं, वो बाहर से ही आए। पर सर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो पुराने लोग हैं उनको ये लग रहा होता है कि हम मैं इतनी देर उसी पे आता था, पर मैं ये कहता हूँ कि वो तीनों बाहर के आए, तो उन्होंने अपनी स्थिति बनाई। मैं ये कहता हूँ बाहर की चीज है, तो पहले तो ये समझ कि जो तीनों मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने बाहर से आए, पर वो देखने वाली चीज है कि वो इतने आक्रामक रहे, उन्होंने अपने विधानसभा चुनावों में इतनी आक्रामक भूमिका निभाई कि उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई। तो केवल ढिल्लों के सामने भी ये एक स्थिति बनी कि वो बाहरी जो चीज है उसको खत्म करने के लिए उनको अपने आप, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो इतने अग्रेसिव नहीं होंगे या इतने जो प्रश्न चला, तो ये एक चुनौती नए भाजपा अध्यक्ष के लिए भी है कि अपने आप को वर्थ साबित करनी, और उसके साथ साथ जो पुराने कैडर की आपने बात की, देखिए पुराना कैडर जो मैं 20, 21, 22 की इस बात करता हूँ, उनको गालियाँ, अछूत, उनकी बदनामी, उन पे धरने, सब कुछ लगे। अब उनके जैसे 5-10 वरिष्ठ नेता हैं जो एक्स MP भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अब उनको जब
राष्ट्र नेतृत्व जब नहीं संभालेगा तो फिर इसका मतलब प्रदेश नेतृत्व भी उसको इग्नोर करेगा। तो मेरी जो नए पंजाब भारत का अध्यक्ष केवल ढिल्लों जी से ये एक सुझाव है कि उनको जो वरिष्ठ नेता है, पहले तो उनको अपने साथ उनको मान सम्मान देना चाहिए, एक बात अपने। दूसरी, उनको राष्ट्र नेतृत्व से भी ये बात करनी चाहिए कि इनका भी, क्योंकि राष्ट्र स्तर पे बहुत कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, बोर्ड है, चेयरमैन है, MP है, कई कुछ है। तो जो जिन्होंने इस स्थिति तक लाने के लिए भाजपा को बनाया, जिनके नाम पर भाजपा चली, तो उनको संभालना राष्ट्र नेतृत्व का कर्तव्य है। नहीं तो जैसे ये एक आपसे कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक असंतोष की भावना भी है। पुराना नेतृत्व अभी तो वो अपने पार्टी के साथ जैसे ईमानदार है, चुप करके बर्दाश्त करके बैठा है, अभी आगे क्या होता है। पर ये देखने, राष्ट्र नेतृत्व को भी देखने की जरूरत है कि 2027 के जब चुनाव आएंगे, अगर वो पुराना केडर या वरिष्ठ नेता सक्रिय ना हुए, अगर उनको मान सम्मान ना मिला, तो जो लक्ष्य था इनका 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने का, तो वो भी पूरा नहीं होगा। दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि फिर अकाली दल भी, और उनको भी कहने का मौका हो जाएगा कि आपने जितने भी प्रयास किए, सिख आपके साथ नहीं है, पंजाब आपके साथ नहीं है। तो ये एक खतरा, एक बड़ा खतरा है पार्टी के सामने, प्रदेश के भी और देश के जो नेतृत्व है। तो भाजपा को इस हिसाब से सारी चीज़ों का पुनर्लेखन करना चाहिए। और केवल ढिल्लों को विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के वरिष्ठ नेता हैं, उनके मान सम्मान, उनको साथ उनका सहयोग, मच्योर्ड है, इनकी अपने केवल ढिल्लों की एक पर्सनालिटी उस हिसाब से है कि साथ लेके चलने वाले हैं, क्योंकि ईगो क्लैश ना हो। क्योंकि इसमें जो साथ लेने की जिम्मेवारी है वो नेता पे, कप्तान पे होते है। जो नया कप्तान बना, टीम तो तभी सफल होगी जो कप्तान अपने नेतृत्व में सबका सहयोग लेने में सफल हो जाएगा। तो उस सफलता के लिए सेंटर की भी जरूरत है, इनको अपना इनिशिएटिव की जरूरत है। और इनको मैं समझता हूँ कि बंगाल, असम, बिहार, ये तीनों प्रदेशों के जो नेतृत्व, जो जिनके बाद आज मुख्यमंत्री है, पद है जिनके पास, वो बाहर से आए, उन्होंने अपने वहाँ पे लोकल जो कैडर था उनमें अपना विश्वास बढ़ाया, उनको साथ चलाया, उसका परिणाम आए सामने। तो केवल ढिल्लों के सामने भी ये मैं समझता कि लक्ष्य है कि अगर वो सफल हो जाते हैं तो 2027 में उनकी स्थिति भाजपा की बदलेगी, उनकी बदल सकती है। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR को लेकर लिए गए अहम फैसले की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि SIR की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गैर संवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है कि जब बिहार और बंगाल में ये मुद्दा SIR के सबसे पहले बिहार में उठा। बिल्कुल सर। क्योंकि वहाँ के 65 या 60 लाख के करीब वोट मत सूचियों से कटे भी, तो उस समय ये मुद्दा उठा और ये उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गया। उच्चतम न्यायालय ने बड़ा सीधा स्पष्ट कहा कि ये अनुच्छेद 324 में संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग के पास कि वो पुनरीक्षण करा सकता है। और देखने के बाद 2003 के बाद अब होने हुआ था 2026 में 2010 के बाद। तो ये अगर नहीं होता, कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक कहा कि अगर ये नहीं होता तो निष्पक्ष चुनाव कराने की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है वो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मतदाता सूचियाँ ठीक नहीं है तो निष्पक्ष चुनाव कैसे हो जाएंगे, एक बात। दूसरी, कोर्ट ने सीधा कहा कि ये कोई लास्ट फैसला नहीं है, इसको आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि इसका नाम कटा है तो उसको आप चुनौती दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये नागरिकता के सिद्ध करने की बात नहीं है। जो आपत्ति की जा रही थी कि आपत्ति 2-3 मुख्य थी कि संविधान के विपरीत जा रहे हैं जी, नागरिकता का डिसीजन है। कोर्ट ने यह कहा कि एक सीमित सीमा तक नागरिक की पहचान करने के लिए चुनाव आयोग के पास अधिकार है और ये ज़रूरी है। क्योंकि ये फाइनल नागरिकता का संबंध इससे नहीं है, पर वेरिफिकेशन तो जरूरी है। आप वेरिफिकेशन तो थोड़ा कह सकते हो चुनौती, वेरिफिकेशन अगर एक मतदाता उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है, तो उसमें नागरिकता प्रमाणिकता की बात नहीं है,
उसमें सिर्फ मतदाता सूची में से नाम कटने की बात है कि आप ठीक नहीं, आपका नाम कट गया, पर नाम कटने से ये मतलब नहीं कि आप नागरिकता का की चलेगी। नागरिक आप है मत सूची में नहीं, क्योंकि मत देखो पिछले 20 सालों में उन्होंने कहा, कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा कि ट्रांसफर हो गई, किसी चले गए, कोई नए आ गए, कोई कई तरह की तब्दीलियाँ आई हैं, तो उनको जब तक मतदाता सूची में ना आए तो जो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो। देखिए वो उस समय लगा कि ये केंद्र सरकार और चुनाव जो मिल गए हैं जी, बंगाल में भी ये मुद्दा उठा, बिहार में भी ये उठा, ये भ्रम भ्रांतियाँ जो राजनीतिक लेवल पे जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के प्रश्न लगाते हैं। चुनाव जो अपने अपने एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, और उसका जो मुख्य लक्ष्य चुनाव कराने और निष्पक्ष चुनाव कराने, और उसकी जो मतदाता सूची है उनको बनाना, उनको चेक करना, ये सारा उसी पे जब आप उंगली उठाते हैं बिल्कुल तो इसका मतलब आप स्वयं ही अपने पाँव पे पहाड़ी मारते हैं। आप अपने लोकतंत्र को स्वयं राजनीतिक दल ही कमजोर कर रहे हैं। अब जब उच्चतम न्यायालय ने ये कर दिया, बेसिक मुद्दा तो है कि नागरिकता कोई छीनने वाली बात नहीं है, आधार कार्ड और जो सारे ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, संविधान इसको प्रिवेंट देता है। अब 19 राज्यों में आगे SIR चल रही है, तो मैं समझता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से अब जो आगे के चल रही हैं उसमें कोई वो विरोध नहीं होगा, और जन साधारण का विश्वास बना रहेगा संविधान में भी, चुनाव आयोग में भी, और जो उंगली उठती रही चुनाव आयोग केंद्र सरकार जो से सर लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं जा रहा ना, राजनीति ज्यादा हो जाती है। ये मैं भ्रम भ्रांतियां जब आप एक जिम्मेवार आदमी जब बोलता है, अगर अपोजिशन का कोई वरिष्ठ नेता बोलता है, चाहे वो राज्य स्तर पे है चाहे राष्ट्र स्तर पे है, तो उसके फॉलोअर भी हैं, बिल्कुल सर, और उसकी अपने एक छवि भी है, उसके मुंह से जो शब्द निकलता है जन साधारण उसको मानता है। तो ये एक मैं समझता राजनीतिक दलों के नेताओं का भी और पार्टियों के दोनों का ये फर्ज बनता है कि वो एक सीमा तक विरोध करें। केवल स्वार्थ के लिए या स्वार्थ सिद्धि के लिए या विरोध के लिए विरोध, आप बेसिक बुनियादी जो ढांचे को कमजोर करने की जरूरत नहीं होनी। आप सर्वोच्च न्यायालय का मैं समझता हूँ कि राहत देने वाला एक फैसला है, क्योंकि व्यवस्था पर जो उंगली उठी थी उस व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया कि ये उसका चुनाव आयोग का अधिकार, और मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि हम मतदाता के साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। हमारा जो नज़रिया है वो सीधा मतदाता तक, किसी राजनीतिक दल से नहीं, और निष्पक्ष चुनाव तभी होंगे जब एक विश्वसनीय मतदाता सूची बनेगी, तभी फिर आगे सारा सिलसिला चलेगा। तो इसको इसी एक देश हित में या राहत देने वाला या लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक फैसला मैं इसको देता हूँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे दत्तात्रेय होसबाले की। सर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबाले ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। तो क्या ये सुझाव सही है? आपके इसके बारे में क्या विचार है? देखिए जी, एक संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, भागवत जी के बाद दूसरा नंबर इनके ही है, आने वाले प्रमुख यही होंगे। संवाद, मेरे हिसाब से संवाद की बात उन्होंने कहा है कि लॉजिकली संवाद ही समस्या का समाधान, संवाद द्वारा ही समस्या का समाधान है, कोई युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। एक बात तो जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने तब कही जब हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे थे। देखिए 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम पे उन्होंने 26 निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, उनकी हत्या की गई, और उसकी प्रतिक्रिया में, उसके जवाब में भारत ने 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकियों के ठिकाने थे उनको एक रात में नष्ट किया, सैकड़ों आतंकी मारे गए। और उसके भारत के हमले के बाद मतलब पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान द्वारा फिर भारत पर ड्रोन छोड़े गए, उसके जवाब में भारत ने फिर उनके हवाई अड्डों पे पाकिस्तान जहाँ से ड्रोन चले उनको नेतनानूस किया, उनके हमले किए, ख़त्म किया, और 13 उनके हवाई जंगी ख़त्म जेट तबाह भी किए। और उसके बाद पाकिस्तान की सेना की तरफ से आया भी युद्ध विराम किया जाए, हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया।
अब इस समय दत्ता हौसमजले ने उसके बाद 2-4 दिन बाद ही स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान से देखिए हम पंजाब में बैठे हैं, अगर पाकिस्तान से संबंध सुधर जाए, पड़ोसी होने के नाते भी सुधरने चाहिए, पड़ोसी हैं, तो सबसे ज़्यादा अधिक लाभ पंजाबियों को होने हैं, क्योंकि बॉर्डर खुलेगा, धार्मिक स्थान हमारे लिए खुल जाएंगे, व्यापार के खुल जाएंगे, आवाजाही जो हमारा ईरान, इराक, अफगानिस्तान सबसे भूमि का एक व्यापार का एक लिंक बन जाता है, तो सबसे अधिक फ़ायदा तो पंजाबियों की है इस समझ। पर हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का एक अपना स्वाभिमान है, हमारा देश का स्वाभिमान है। जो उन्होंने बात कही संवाद की, ठीक है, पर संवाद किसके साथ? उस पाकिस्तान के साथ जो आज भी जुलूसी हमारे करा रहा है, यहाँ पे आतंकियों की मदद कर रहा है, अपने वहाँ पे आतंकी ठिकाने दोबारा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे भारत के विरुद्ध जहरीले लफ्ज़ बोल रहे हैं, और वो आज चीन और उसके साथ मिलकर भारत विरुद्ध सारी टर्की, चीन, ये अमेरिका तक बन जाते हैं, जहाँ उसको मौका मिलता है आज़ाद, जो पाकिस्तान आकर कश्मीर है वहाँ पे भी बोलते हैं, हर कोई मौका वो छोड़ते नहीं, चूकते नहीं है कि जो भारत के विरुद्ध बोले। समय और परिस्थितियाँ जब तक अनुकूल ना बने तब तक संवाद कैसे हो जाए? जब वो एक तरह हर नकारात्मक भारत के विरुद्ध गतिविधि जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे माहौल में संवाद कैसे हो सकता है? ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ चाहिए। ये पहल पाकिस्तान को करनी होगी, अपनी स्थिति सामान्य बनानी होगी। उसके आंतरिक हालात ऐसे हैं कि वो इस समय भारत के साथ संवाद करने की स्थिति में नहीं है, ना उसकी आर्थिक स्थिति, ना सामाजिक स्थिति, ना उसकी राजनीतिक स्थिति, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कहीं भी इस स्थिति में नहीं है। उसके सिर्फ एक भारत विरोध कारण उनकी सरकार और आर्मी टिकी हुई है कि भारत का विरोध है, भारत के नाम पे हिंदुओं का विरोध है, तो उस नकारात्मक नीति के कारण उनकी अपनी आंतरिक सारी व्यवस्था बनी हुई है। जन का संवाद भी तभी है अगर सरकारें ठीक हो। तो अगर नशा पंजाब से इसी तरह आता है, अवैध हथियार पंजाब में इतने आते हैं, इतने से कि सरकार, पंजाब सरकार पिछले 1 साल से नशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ, उन्होंने अवैध हथियारों के विरुद्ध छेड़ा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल रोज सुबह यही चलते हैं। आज भी सकते दिल्ली से 8-9 जासूस उन्होंने पकड़े हैं जो ISI के लिए काम करते हैं। पठानकोट से पीछे आई थी ISI को कैमरा पब्लिक से सड़क पर लगा कर वहाँ पे जाते। जब पाकिस्तान इस तरह की बात करता है, उसके व्यवहार को देखते हुए आप संवाद कैसे कर सकते हैं? ये हौसला जी वरिष्ठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी जब बात करते हैं कोई सोच के करते हैं वे, हाँ भविष्य के लिए, और भविष्य के लिए वर्तमान परिस्थितियाँ तो ठीक हो बने। जब वर्तमान परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, जब दूसरी तरफ से एक नकारात्मक आवाज़, एक गतिविधि निकलती है, तो कैसे आप उससे हाथ मिला सकते हैं? आप तो हाथ ये लेके हाथ आपका काट ही ना ले, अब हाथ आप वो ही काट ले। तो उसकी जो मनोस्थिति पाकिस्तान के अब है सरकार की या आर्मी की, जब तक वो नहीं बदलती तब तक उनसे संवाद का कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ ये औपचारिकता कह सकते हैं कि उन्होंने अब एक अपने कद काठ जो उनका रहा है, उन्होंने अपने उस पर्सनालिटी के हिसाब से संवाद की बात कर दी है, पर धरातल पर वो कितना लागू हो सकती है इस पे उन्होंने नहीं कोई कमेंट किए। या तो वो करें कि ये चीज़ें पाकिस्तान करे, हम भी करेंगे, तब तो बात बनती है। जब उन्होंने हवा में बात छोड़ दी तो वो उसका डिस्कशन हो गया, क्योंकि बड़े आदमी ने बात निकाली है तो वो डिस्कशन चर्चा में तो आएगी, तो हम भी कर रहे हैं चर्चा उस हिसाब से बड़े आदमी ने। पर इसका वो आत्मचिंतन करें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति जब तक नहीं बदलती, हिंदुस्तान ने तो कभी भी अपने पड़ोसियों के विरुद्ध कुछ नहीं किया पहल की। हमेशा पाकिस्तान 1948 से लेके पहलगाम तक, बिल्कुल सर, हमेशा जितने भी है 65 की हुई, 71 की हुई, कारगिल हुआ, पहलगाम हुआ, या आतंकी और संसद पे भवन हमला हुआ, बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए, वहाँ हमला, आतंकी हमला हुआ, तो सारा पाकिस्तान हाथ आता है। तो उस पाकिस्तान की जब तक अपनी नीयत नहीं बदलती, उसकी नीयत ही बदनीयती है, तो उससे संवाद कैसे हो सकता है? ये हौसला जी को फैक्शन फिगर उनके पास अब है, हमारे से ज़्यादा उनके पास है, तो उन पर भी पुनर्विचार करके सरकार से बात करें भी हाँ हो सकती है,
बाकी जो अधिकारी स्तर पे बातचीत आज भी चलती है। आर्मी के अगर बॉर्डर सीमा पे बैठते हैं, लड़ाई के दौरान भी चल रहे हैं, लड़ाई के बाद भी चलते हैं, तो वो एक जो रिक्वायरमेंट है अभी संवाद चले, वो उतना संवाद चल रहा है, उससे आगे जो चल रहा है वो सरकारी स्तर पे चलेगा। अधिकारी स्तर पे तो चल ही रहा है। रोज के एक दूसरे की जो शिकायत है, जब किसी का आदमी चले गया, कोई इधर आ गया, वो मीटिंग फ्लैग मीटिंग्स होती हैं आर्मी की, तो कोई महीने बाद होगी, हफ्ते बाद होगी, या 3 महीने बाद हो, वो चल रहा है। पर पॉलिटिकली और जो पब्लिकली जो चीज़ होनी है, उसके लिए एक बुनियादी बदलाव पाकिस्तान को करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। प्रोग्राम चर्चाएं खास का रुख करेंगे पंजाब की तरफ। सर, पंजाब निकाय चुनाव और नगर कौंसिल चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इन चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम रहा। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं आने वाले 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों पर प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, इसमें एक बात तो मैं कहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी 2022 में जब पंजाब में सत्ता में आई थी, तो उस समय एक लहर थी, पुरानी पार्टियों के विरुद्ध थी, और इनके बदलाव के परिवर्तन के नाम पे लोगों ने स्वागत किया था। और आज से अगर 1 साल पीछे जाए तो बीच में लगता था कि जो लहर वाली बात थी वो खत्म हो गई है। मान सरकार के प्रति लोगों का जब ऐसी विपक्षी दलों ने जब एक छवि बना दी, माहौल बन गया पंजाब में कि पंजाब मान सरकार गई या मुख्यमंत्री बदलने वाले, या इन चुनावों ने बेशक 2027 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके मुद्दे अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों में स्थानीय छोटे स्तर पे है, उनकी जीत हुई। देखो, ये जो इस समय जितने वार्ड 1970 वार्ड की निकाय चुनाव में चुनाव हुए हैं, उसमें 958 के करीब है, मतलब 48% पे इनकी जीत हुई। तो 48% बहुत बड़ा होता है। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस आई है 397 के करीब उनके, तीसरा इंडिपेंडेंट 200 कितने है, और उसके बाद अकाली दल और भाजपा 5वें नंबर पे। ये भी भाजपा के लिए संदेश है कि जो नए प्रधान के लिए है, वे स्थिति ये है जिस स्थिति में वो आए हैं, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अब इसमें ये है, आम आदमी पार्टी का पूछ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस चुनाव परिणाम में ये सिद्ध होता है कि जो 958 जो इन्होंने जीते हैं, वो उसमें शहर भी हैं, कस्बे भी हैं, पंचायतें भी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अब धरातल स्तर पे अपने पांव जमा चुकी है। संगठन स्तर पे उनकी मजबूती दिन ब दिन बढ़ती। जो हवा वाली बात थी, में लहर के साथ आई और लहर के साथ चली जाएगी, अब वो उसने एक स्थायी रूप पंजाब में ले लिया। क्योंकि जब गांव में पहुंच गया, आप कस्बे में पहुंच गए, इसका मतलब आपका संगठन का आदमी वहां पे खड़ा है, जिन्हें बूथ बनाए, लोगों से मिला, मतदाता से मिला, वोट डलवाने गया आने, तो इसका मतलब आप उनकी शिकायत सुन भी रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं, तो उसका ही परिणाम आपको देखना है, और ये चीज़ बूस्ट करती है। अब 2027 में जब चुनाव 8-10 महीने रह गए, बिल्कुल, तो ये समय और परिस्थिति, समय बहुत थोड़ा है, तो उस समय आपको इतनी विजय मिलनी अपने आप में उसका बूस्टर है। वो उसका वर्कर, उसके नेता सब उत्साहित हो गए, 2027 के चुनाव के लिए आगे निकलेंगे। दूसरी बात जो पंजाब की इसमें ये है भाई, जो परिस्थिति पहले बनी थी कि कांग्रेस और आपका ही मुकाबला चलेगा, बीच में ये आई थी कि बीजेपी देगा टक्कर, उसके बजाय ये हो गया है कि अकाली दल आगे आ गया। देखिए, बीजेपी 5वें नंबर की, आज़ाद तीसरे पे आ गए। आज़ाद विधानसभा में दाएं बाएं निकल जाएंगे, चाहे अकालियों में जाएं, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, या वो बट जाएंगे विधानसभा चुनाव के समय। इस समय तो लोकल है, छोटा वार्ड के हिसाब से जीत गया। पर ये एक कांग्रेस, आप तो एक बूस्टर मिल गया, क्लैरिटी हो गई कि वो खड़े हैं, उनका संगठन खड़ा है, पंजाब में खड़े हैं, अब वो जाने वाले नहीं जल्दी कहीं, और कम्पीट करेंगे, चुनौती देंगे सब पार्टियों को। अब उसको चुनौती देने वाले 3 मुख्य रूप से आ गए, कांग्रेस पहला, अकाली और बीजेपी। कांग्रेस की इस समय स्थिति है कि उनके एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। चीफ मिनिस्टर तो एक ने बनना, कैंडिडेट उनके 4-5, उनके हर कोई जिसके पास एक समर्थक है वो कहता है भाई उम्मीदवार।
तो जब तक कांग्रेस इस स्थिति से बाहर नहीं निकलती, तो अब समय बहुत कम है। बिल्कुल 6-7 महीने के अब भाजपा ने तो अपनी स्थिति क्लियर कर ली, केवल सिंह ढिल्लों आ गए, उन्होंने अपना नया एक रणनीति के तहत किया बिल्कुल सर। कि उन्होंने 2 स्थाई के हिसाब से तैयारी कर दी। कांग्रेस को भी अब जो राजा वड़िंग, प्रताप बाजवा, सुखविंदर रंधावा या और चन्नी है जो एक्स सीएम है, इन 4 और इनके पास एक और भी आगे फिर नामदार, इनमें से एक क्लैरिटी होनी चाहिए अब कि हाँ ये प्रधान ये आगे बनेंगे, ये इनके नेतृत्व में चढ़ेंगे। और अगर नहीं तो कम से कम ये आपस में धड़ेबंदी खत्म हो। अगर धड़ेबंदी नहीं खत्म होती तो इसका मतलब कि कांग्रेस को। दूसरी बात, जो भाजपा और अकाली आपस में गठबंधन की बात हम बड़े करते हैं, और मैं पहले से इस विचार के इनका होना चाहिए गठबंधन। अब अकाली और भाजपा दोनों मिला लें अपनी सीटें, वार्ड जितने जीते हैं वो कांग्रेस से भी कम है। इनको भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जो हवाई घोड़े पे जो उड़े हुए हैं बीजेपी और अकाली दल, अगर इनका गठबंधन नहीं बनता तो विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति इसी तरह रहेगी, वे तीसरी और चौथी के लिए आपस में ही लड़ेंगे। पहले दूसरी फिर कांग्रेस की और आप आदमी पार्टी की होगी। जो स्थिति ये चुनाव से एक बड़ी स्पष्ट है, जो पहले और 2 की लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होगी, और अकाली दल और बीजेपी तीसरी और चौथी के लिए लड़ेंगे। ये बात बड़ी स्पष्ट है। ये संदेश मैं आज भविष्यवाणी कर सकता हूँ। और अगर गठबंधन बनता है, तो गठबंधन बनाना नेशनल स्टेट लेवल पे बनना नहीं, फिर एक तिकोनी फाइट बन सकती है। अदरवाइज ये संदेश सीधा स्पष्ट देते हैं कि आम आदमी पार्टी लाभ वाली स्थिति में आएगी इस समय। और 2027 के चुनाव जो भ्रम भ्रांतियां जो आम आदमी पार्टी के प्रति जो फैलाई जा रही थी, जो कही जा रही थी, वो आम आदमी पंचायत और निकाय और कारपोरेशन के इलाके में लोगों ने दूर कर दिया। उनका विश्वास आज भी। और अभी तो इन्होंने जो महिला को शुरू करना है, बिल्कुल सर, जुलाई में जून में इन्होंने घोषणा किया। हाँ, जब वो हो जाएगा तो स्थिति और मजबूत होगी। ये चीज भी अपोजिशन पार्टी को समझनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में भाजपा का और नीतीश की जोड़ी का आना क्या था कि उन्होंने इकट्ठी एक दफा के साल की इकट्ठी 10,000 दे दिया था, 10,000 का 21,000 उन्होंने इकट्ठे अमाउंट। महाराष्ट्र में शायद 10,000 दिया था या 21,000, इधर दोनों में अमाउंट, तो उनको दोनों में फर्क। तो जब इन्होंने दे दी बिल्कुल, तो फिर ये कहाँ पे खड़े हैं। तो ये एक आत्म मंथन, आत्मचिंतन साहब जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस, और इनको आप तो अपने आप में एक उसको तो टारगेट नजर आ रहा है मैंने, क्योंकि उसका अस्तित्व इसी पे। अगर पंजाब जीतती है तो राष्ट्र स्तर पर उसका अस्तित्व बनता है। अगर यहाँ से हारती है तो आपके लिए तो आर पार की लड़ाई है। तो उसने तो एक तिनका कहीं भी लूज नहीं करना, छोड़ना नहीं, हर समय और पल उसी है। ये आम और जो कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी, इनको एक सामने संदेश है, अभी संभल जाओ, नहीं तो फिर बाजी गई। यही कह सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते और नए मुद्दे और नई चर्चाएं, सर के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।